Good morning, all my dear students. Welcome all of you in today's lecture. In previous video, we have started life processes in living organism, particularly in human being, as per NTC point of view. In that video, we have covered information about food sources, energy sources, then respiratory system of human being, which organs or which body parts are involved in this respiration, then what is meant by body level respiration, what is meant by cellular level respiration, etc. things. As well as we also covered what is meant by aerobic respiration, anaerobic respiration, and the difference between aerobic and anaerobic respiration. In detail, we have covered about body level respiration. In that topic, we have covered information about inhalation and exhalation. Right? Today, we will see about cellular level respiration in human being. So let's start with this topic. Now, firstly, what is meant by cellular respiration? So, how we can define cellular respiration? So, cellular respiration is a set of metabolic reactions and processes that takes place in the cells of organism to convert chemical energy from nutrients into ATP and then release waste products. तो सेलुलर रेस्पिरेशन मीन्स व्हाट, एक्चुअली जो हमने फूड कंज्यूम किया है उस पर्टिकुलर फूड को, जैसे हम न्यूट्रिएंट भी कह सकते हैं, उस फूड में या उस न्यूट्रिएंट में जो भी एनर्जी स्टोर्ड है वो एनर्जी फ्री करके मेटाबॉलिक रिएक्शंस को प्रोवाइड की जाती है। एंड ये एनर्जी उस न्यूट्रिएंट से ऑब्टेन करते समय सर्टन टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट भी तैयार होते हैं। तो ये ओवरऑल प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्युलर रेस्पिरेशन। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है सेल्युलर रेस्पिरेशन का? तो देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ऑल ऑफ यू नो एटीपी का लॉन्ग फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी फॉर्म में एनर्जी तैयार होना एज वेल एज सम वेस्ट प्रोडक्ट तैयार होना, ये सेल्युलर रेस्पिरेशन का एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। अब ये सेल्युलर रेस्पिरेशन होता कहाँ है? तो पर्टिकुलरली इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि हम कहेंगे साइट ऑफ सेल्युलर रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी तैयार होता है, दैट्स व्हाई वी से माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल। राइट? अब ये जो सेल्युलर रेस्पिरेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है तो वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी एक इंट्रोडक्शन करके दिया था। दीज 3 स्टेप्स आर ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ईटीएस, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, जिसको हम टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। इसको क्यों टर्मिनल ऑक्सीडेशन कहते हैं तो जब हम डिटेल में ईटीएस के बारे में देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो स्पेसिफिकली 3 स्टेप्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन में होते हैं और ये 3 स्टेप्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर। दैट मीन्स ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस एंड होने के बाद क्रेब्स साइकिल ये चालू होती है। क्रेब्स साइकिल एंड होने के बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं और टर्मिनल ऑक्सीडेशन भी कहते हैं, तो ये स्टार्ट होती है। मींस दीज 3 स्टेप्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर वन आफ्टर वन। ये प्रोसेसेस माइटोकॉन्ड्रिया में एज वेल एज सेल के साइटोप्लाज्म में होते हैं। राइट? तो वन बाय वन वी विल सी अबाउट ईच एंड एवरी स्टेप। So first step is glycolysis. So what is meant by glycolysis? So glycolysis is the metabolic pathway that converts glucose into pyruvate as well as hydrogen ion. एक सिंपल लैंग्वेज में भी हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं ग्लाइकोलिसिस को कि सिस्टमैटिक और स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस ये रिएक्शन एक्चुअली होती कहाँ है? तो इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म। तो आप सभी को पता है कि सेल में साइटोप्लाज्म रहता है और साइटोप्लाज्म में वेरियस सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड कंडीशन में रहते हैं। तो साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया सस्पेंडेड कंडीशन में है, बट ग्लाइकोलिसिस ये साइकिल साइटोप्लाज्म में फर्स्टली होती है। तो ग्लाइको साइटोप्लाज्म में जैसे ही हमारे न्यूट्रिएंट से या फूड से ग्लूकोज सेल में एंट्री करेगा तो उस ग्लूकोज का स्टेप वाइज ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में होता है और वो ब्रेकडाउन किस में होता है? पायरुविक एसिड में होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ग्लाइकोलिसिस। सो वी कैन से कि ग्लाइकोलिसिस में रिएक्टेंट ग्लूकोज है और प्रोडक्ट उसका पायरुविक एसिड एंड हाइड्रोजन आयन है। राइट? अब इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस से होता क्या है? तो फ्री एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एज वेल एज अनदर मॉलिक्यूल तैयार होता है, दैट इज एनएडीएच। तो ये एटीपी एटीपी का यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी या हमारे सेल्स मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैरी आउट करने के लिए
करते हैं, वाइल NADH इसका भी यूज हमारे ETC दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन में होता है। वो कैसे होता है एट दैट टाइम हम देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान में रखना है कि ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के दो इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स है, एक है ATP, दूसरा है NADH। अब ये जब ये ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लाइकोलिसिस में होता है तो वो ब्रेकडाउन होने के लिए वेरियस एंजाइम्स की वहां पे जरूरत होती है। तो वी कैन से कि ग्लाइकोलिसिस इज एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। सो वेरियस एंजाइम्स यहाँ पे अपना अपना रोल प्ले करते हैं। अब एंजाइम के बारे में आपको पता होगा कि वो मेटाबॉलिक रिएक्शंस का स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं, या उसमें जो रिएक्टेंट्स है उनका डिसइंटीग्रेशन करना, न्यू प्रोडक्ट्स तैयार करना, ऐसे काम करने में ये एंजाइम हेल्प करते हैं। तो ऐसे वेरियस एंजाइम इस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के लिए यूज होते हैं। अब ये जो ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है वो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। तो देर आर मेन 10 स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ग्लाइकोलिसिस इज ए स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ऐसे 10 स्टेप्स है। ऑब्वियसली ईच एंड एवरी स्टेप में मिनिमम एक एंजाइम का यूज होता है। तो ये स्टेप्स कैसे है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्लूकोज विच इज ए स्टार्टिंग प्रोडक्ट ऑफ दिस ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन, एंड इस ग्लूकोज का स्टेप वाइज ब्रेकडाउन वेरियस प्रोडक्ट्स में होता है, एंड लास्टली आपको मिलेगा पायरुवेट दैट मीन्स पायरुविक एसिड। तो यहाँ पे आपको ठीक ठीक जगह पे ऐसा दिखेगा कि देयर इज ATP, NADH, ATP वंस अगेन। तो यहाँ पे मीनिंग क्या है, ATP-1 और ATP+2। तो एक्चुअली ग्लूकोज का ब्रेकडाउन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में होने के लिए यहाँ पे एनर्जी मॉलिक्यूल दैट मीन्स ATP का यूटिलाइजेशन होता है। दैट्स वाई यहाँ पे नेगेटिव साइन है। एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस इस प्रोसेस में टोटल 4 ATP तैयार होते हैं, बट आउट ऑफ दीज 4 ATP 2 ATPs आर ऑलरेडी यूटिलाइज्ड इन ग्लाइकोलिसिस। दैट्स वाई नेट गेन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस इज 2 ATP, एंड एज वेल एज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि NADH मॉलिक्यूल यहाँ पे तैयार होते हैं, तो वो NADH मॉलिक्यूल तैयार होते हैं 2। अगर हम देखेंगे ह्यूमन बीइंग हो या कौन सा भी एनिमल हो, उसमें जब एनर्जी रिलीज होती है तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 38 ATP एनर्जी रिलीज होती है। तो ये 38 ATP एनर्जी एक्चुअली कहाँ से मिलती है, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन से मिलती है। और मैंने आपको बताया कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन में 3 स्टेप्स है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स एंड ETC। तो ईच एंड एवरी स्टेप का कंट्रीब्यूशन ATP फॉर्मेशन में रहता है। तो ग्लाइकोलिसिस का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ग्लाइकोलिसिस का कंट्रीब्यूशन है 2 ATP, एंड जो NADH ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में तैयार होते हैं, ये NADH का यूटिलाइजेशन ETC में होता है वंस अगेन ATP फॉर्मेशन करने के लिए। ओके, तो इन दिस वे दिस ग्लाइकोलिसिस इज ए सिस्टमैटिक और स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड एज वेल एज हाइड्रोजन आयन। तो ये एक साइक्लिक रिएक्शन है। यहाँ पे आप ये फ्लो चार्ट ग्लाइकोलिसिस का देख रहे हो। नाउ ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, तो पायरुविक एसिड है। अब ये पायरुविक एसिड एज इट इज नेक्स्ट स्टेप में नहीं जाता, दैट इज क्रेब्स साइकिल। पहले ही मैंने आपको बताया कि तीनों के तीनों स्टेप सेल्यूलर रेस्पिरेशन के इंटरलिंक्ड है ईच अदर से, बट ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड, तो वो पायरुविक एसिड डायरेक्टली क्रेब्स साइकिल में जाना चाहिए, बट वैसा नहीं होता। वहां पे एक लिंक रिएक्शन है, दैट लिंक रिएक्शन इज कॉल्ड एज एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। मीन्स व्हाट, ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट और पायरुविक एसिड, इसका एसिटिलेशन होता है। एसिटिलेशन होता है मतलब एक एसिटिल कोएंजाइम ए नाम का एक प्रोडक्ट है, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटिल कोए। तो ये एसिटिल कोए रिएक्ट होता है पायरुविक एसिड के साथ, एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोए, राइट। तो इस रिएक्शन को कहते हैं एसिटिलेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो इस एसिटिलेशन में 2 molecules of NADH2 as well as 2 molecules of CO2 भी तैयार होते हैं। बट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, एसिटिलेशन रिएक्शन में पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोए, राइट। तो एसिटिल को एंजाइम ए के प्रेजेंस में एसिटिल कोए तैयार होता है, जो हम कहेंगे कि एक्चुअली पायरुविक एसिड का ब्रेकडाउन होता है। और इस ब्रेकडाउन रिएक्शन में हमें NADH2 भी मिलते हैं एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है। अब जो एसिटिल कोए इस रिएक्शन में तैयार हुआ है, एक्चुअली
नेक्स्ट स्टेप जो है क्रेब्स साइकिल, तो इस क्रेब्स साइकिल में ये एसिटिल कोए एंट्री करता है, राइट। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन पायरुविक एसिड में होता है, पायरुविक एसिड का एसिटिलेशन होके एसिटिल कोए तैयार होता है, और ये एसिटिल कोए एक्चुअली एंट्री करता है इनटू द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज क्रेब्स साइकिल। गॉट इट? सो नाउ वी विल सी अबाउट सेकेंड स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज क्रेब्स साइकिल। तो इस क्रेब्स साइकिल को हम टीसीए साइकिल भी कहते हैं। टीसीए का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो यहाँ पे मैंने जैसे पहले बताया कि आपको पायरुविक एसिड का एसिटिलेशन होकर एसिटिल कोए तैयार होता है और वो क्रेब्स साइकिल में एंट्री करता है। अब ये कितने एसिटिल कोए मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं? तो 2 एसिटिल कोए मॉलिक्यूल्स तैयार होते हैं। मींस व्हाट कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने के बाद 2 पायरुविक एसिड तैयार होते हैं, और एक पायरुविक एसिड का एक एसिटिल कोए, ऐसे 2 पायरुविक एसिड के 2 एसिटिल कोए हमें यहाँ पे तैयार होते हुए दिखते हैं। एंड दीज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिल कोए एंटर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। अब पॉइंट ये है कि क्रेब्स साइकिल कहाँ पे होती है, या ये सेकंड स्टेप कहाँ पे कंप्लीट होती है? तो ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है इन साइटोप्लाज्म, व्हाइल क्रेब्स साइकिल और टीसीए साइकिल ये कंप्लीट होती है इन माइटोकॉन्ड्रिया। मींस व्हाट, जो एसिटिल कोए साइटोप्लाज्म में तैयार हुआ था, वो एसिटिल कोए बाद में एंट्री करता है इन माइटोकॉन्ड्रिया, एंड वहां पे ये क्रेब्स साइकिल रन होती है। अब ये क्रेब्स साइकिल क्या है? तो क्रेब्स साइकिल इज नथिंग बट अ साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस, राइट। साइक्लिक चेन ऑफ रिएक्शंस है। जैसे कि मैंने आपको ग्लाइकोलिसिस में बताया कि वो भी एक चेन ऑफ रिएक्शन है, तो ये भी एक साइकिल है। क्रेब्स साइकिल मतलब यहाँ पे वेरियस रिएक्शंस होते हैं, वन आफ्टर वन, वन आफ्टर वन, वेरियस स्टेप्स में ये क्रेब्स साइकिल भी कंप्लीट होती है। अब क्रेब्स साइकिल में एक्चुअली होता क्या है? तो एसिटिल को ए, ये जो प्रोडक्ट एसिटिलेशन के बाद तैयार हुआ है, ये एसिटिल को ए कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, जो कि मैंने आपको बताया। क्रेब्स साइकिल इज आल्सो स्टेप वाइज रिएक्शन, इट इज आल्सो एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस। तो इस एंजाइम मेडिएटेड प्रोसेस में एसिटिल कोए इस प्रोडक्ट का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है। बट एसिटिल कोए के कौन से पार्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है? तो एसिटिल पार्ट। अब यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। एसिटिल कोए एक 2 प्रोडक्ट से बना हुआ है, उसमें एक है एसिटिल और दूसरा है कोएंजाइम ए। तो क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोए इस होल प्रोडक्ट का जो एसिटिल पार्ट है, ये एसिटिल पार्ट का ऑक्सीडेशन होता है, राइट। और इसका ऑक्सीडेशन होता है इनटू CO2, H2O, NADH2, FADH2 एटसेट्रा मॉलिक्यूल्स में। फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा, तो इस कोएंजाइम ए का क्या होता है? तो ये कोएंजाइम ये अगेन साइटोप्लाज्म में जाता है। किसके लिए? क्योंकि वहां पे फिर से ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होने वाली है, और उस ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस में जो पायरुविक एसिड तैयार होने वाला है, उसका एसिटिलेशन करने के लिए फिर से ये कोएंजाइम की जरूरत वहां पे है, राइट। तो इसलिए क्रेब्स साइकिल में एसिटिल कोए इस प्रोडक्ट में एसिटिल पार्ट का ही ऑक्सीडेशन होता है, एंड वेरियस बाय प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, दैट इज CO2, H2O, NADH2 एंड FADH2। अब ये CO2 ऑब्वियसली आपको पता है कि बॉडी के बाहर रिलीज किया जाता है, बट व्हाट अबाउट दिस NADH2 एंड FADH2? तो ये NADH2 हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में भी तैयार हुआ है। तो यहाँ पे NADH2 एंड FADH2 जो कि क्रेब्स साइकिल में तैयार हुए हैं, इनका भी यूटिलाइजेशन हमारी थर्ड स्टेप जो है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन, वहां पे होता है, राइट। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विच इज आवर लास्ट एंड थर्ड स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन is completely depend on previous 2 steps, right? The byproducts of these 2 steps are utilized in third step, that is ETC, right? Now हम किस तरह से ये क्रेब साइकिल साइक्लिक इन नेचर है और किस तरह से ये स्टेप वाइज ब्रेकडाउन है एसिटिल पार्ट का, ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से वेरियस स्टेप्स में ये एसिटिल को वेरियस प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होता है, एंड फाइनली हमें एक ऑक्सैलो एसीटेट दैट मीन्स OAA ये प्रोडक्ट तैयार हुआ मिलता है TCA साइकिल में, राइट। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वेरियस स्टेप्स है।
नियर अबाउट 8 to 9 स्टेप्स में ये ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कंप्लीट होती है। यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 तैयार होते हैं, जिसमें आप थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप और 8th स्टेप में देख सकते हो 1 NADH2 मॉलिक्यूल तैयार होता है। एंड 6th स्टेप में एक FADH2 मॉलिक्यूल रिलीज होता है। एक्चुअली ये क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इनका डिटेल स्टडी आपको हायर क्लासेस में है, दैट इज 11th एंड 12th में। बट राइट नाउ आपको यहाँ पे इतना ध्यान में रखना है कि TCA इज सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन ऑन एंड एंजाइम mediated process in which acetyl CoA convert into various byproducts, and there is a formation of ATP as well as NADH2 and FADH2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फिफ्थ स्टेप जो दिख रही है आपको, इस फिफ्थ स्टेप में एक ATP मॉलिक्यूल जनरेट हुआ है, राइट। नाउ वी विल गो फॉर आवर लास्ट स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, जो भी बाय प्रोडक्ट्स ग्लाइकोलिसिस के एंड क्रेब्स साइकिल के हैं, इन बाय प्रोडक्ट्स का यूटिलाइजेशन इस लास्ट स्टेप में होता है एंड देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ ATP। एक्चुअली तीनों स्टेप के कंपैरिजन में देखेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन दिस थर्ड स्टेप। ओके, जैसे कि हमने देखा ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP तैयार होते हैं, यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में भी नियर अबाउट 2 ATP तैयार होते हैं। बट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन मोर, दैट मीन्स नियर अबाउट 32 to 34 ATP एनर्जी रिलीज होती है, राइट। और ये इलेक्ट्रॉन चेन रिएक्शन, इसके रिएक्टेंट्स कौन से हैं? तो NADH2 एंड FADH2 जो कि ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल में फॉर्म हुए हैं, इनका सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में होता है। अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन जब NADH2 का एंड FADH2 का ब्रेकडाउन करती है, तो NADH2 से 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP मिलते हैं। मतलब एक NADH2 मॉलिक्यूल का जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन से फर्दर ब्रेकडाउन होता है या फर्दर प्रोसेसिंग होता है, तो 3 ATP मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, व्हाइल एक FADH2 मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP तैयार होते हैं, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, ETC इस स्टेप में NADH2 एंड FADH2 से ही एनर्जी रिलीज होती है, दूसरा कौन सा भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट यहाँ पे दूसरा सब्सटेंस नहीं है। तो एक NADH2 मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जनरेट होते हैं एंड एक FADH2 मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP तैयार होता है, राइट। इसके अलावा वाटर भी तैयार होता है इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन में, और उस वाटर को हम कहते हैं मेटाबॉलिक वाटर। अब मेटाबॉलिक वाटर क्यों कहेंगे? क्योंकि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होते समय ये तैयार हो रहा है, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज मेटाबॉलिक वाटर। ओके, अब पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन होती कहाँ पे है? तो लाइक क्रेब्स साइकिल, इट इज आल्सो कंप्लीटेड इन माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। तो एक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स 2 डिफरेंट प्लेसेस पे कंप्लीट होते हैं। जैसे कि ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होती है साइटोप्लाज्म में, व्हाइल क्रेब्स साइकिल एंड ETC ये कंप्लीट होते हैं इन माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन क्या है, किस तरह से ये कंप्लीट होता है, इसका हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से वेरियस कंपाउंड्स जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी लेवल अरेंज होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कहाँ अरेंज होते हैं, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो ये सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रहती है, और सबसे लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन कैरियर रहेगा उसमें सबसे कम एनर्जी रहती है। तो इस तरह से ये वेरियस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स का अरेंजमेंट माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है। कैसा रहता है अरेंजमेंट? फ्रॉम हाई एनर्जी कंपाउंड टू लो एनर्जी कंपाउंड। और फिर आप यहाँ पे देख सकते हो कि NADH2 एंड FADH2 इनका सिस्टमैटिक ब्रेकडाउन, और हम कहेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ इनके बाय प्रोडक्ट्स पास ऑन किए जाते हैं, एंड फाइनली यहाँ पे तैयार होती है
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वाटर भी तैयार होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हम मेटाबॉलिक वाटर देखेंगे, राइट। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ये रिएक्शन कंप्लीट होती है एंड फाइनली वी आर गेटिंग मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअली जैसे कि मैंने आपको बताया 38 एटीपी एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तैयार होती है थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, तो इसमें 34 एटीपी एनर्जी इज रिलीज्ड इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन। ओके, मीन्स टोटली 38 एटीपी एनर्जी कैसे होती है, ग्लाइकोलिसिस इस प्रोसेस से 2 एटीपी, क्रेब्स साइकिल इस प्रोसेस से 2 एटीपी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इस स्टेप से और इस प्रोसेस से 34 एटीपी, ऐसे टोटल 38 एटीपी एनर्जी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से रिलीज होती है, करेक्ट। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन है। नाउ हम यहाँ पे ओवरव्यू देख सकते हैं कि किस तरह से ये कंप्लीट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये कि ग्लाइकोलिसिस जो कि पायरुविक एसिड तैयार करता है, ये पायरुविक एसिड का एसिटिलेशन होता है जिसको हमने लिंक रिएक्शन कहा। देन यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में ये एसिटिल को एंट्री करता है एंड क्रेब्स साइकिल के बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन कंप्लीट होती है, राइट। तो इस तरह से एक पार्ट से और एक स्टेप से दूसरी स्टेप की तरफ इनके बाय प्रोडक्ट्स पास ऑन किए जाते हैं एंड फाइनली वी आर गेटिंग 38 एटीपी एनर्जी। ओके, नाउ सेलुलर रेस्पिरेशन जो कंप्लीट होता है तो उसमें मेन है माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि हमने देखा, कार्ल बेंडा नाम के एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इस माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर्ड किया है, मतलब ये टर्म कॉइन की है, इनके फंक्शंस डिस्कवर्ड किए हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट रहता है, उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल और बैटरी ऑफ द सेल कहते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कैसा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो इट इज बाइलेयर, मतलब डबल लेयर से बना हुआ ये सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसमें जो इनर लेयर है जिसको हम इनर मेम्ब्रेन भी कहेंगे, तो टू लेयर में एक लेयर है आउटर मेम्ब्रेन, दूसरा लेयर है इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के बॉर्डर फिक्स करता है, मतलब साइज रेगुलेट करता है, वाइल इनर मेम्ब्रेन जो है, इस इनर मेम्ब्रेन में आपको वेरियस इन फोल्डिंग्स दिख रहे हैं। दीज इन फोल्डिंग्स आर कॉल्ड एज क्रिस्टी। क्या कहते हैं इन फोल्डिंग्स को, क्रिस्टी कहते हैं। एंड इन क्रिस्टी के ऊपर स्मॉल स्मॉल F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। दीज F1 पार्टिकल्स आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीजोम्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रेब्स साइकिल, यहाँ पे जो मैट्रिक्स है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लिक्विड मटेरियल जो आपको अलग कलर से दिखाया गया है, इस माइटोकॉन्ड्रियल मैटर को मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल होती है एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन ये कहाँ पे होती है, तो इस क्रिस्टी के ऊपर स्मॉल स्मॉल ऑक्सीजोम्स और F1 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो इस F1 पार्टिकल के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट रहते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रिएक्शन कंप्लीट होती है, राइट। आया समझ में कि मैट्रिक्स एज वेल एज F1 पार्टिकल्स ये दोनों सेलुलर रेस्पिरेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट होते हैं। ओके, तो हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में और क्या जानना चाहेंगे, तो ये जो इन फोल्डिंग्स है क्रिस्टी, ये नंबर में एक नहीं रहते, तो डिपेंड ऑन टाइप ऑफ सेल दीज आर मेनी इन नंबर। एज वेल एज माइटोकॉन्ड्रिया ये ऐसा सेल ऑर्गेनेल है जो खुद का डीएनए कैरी करता है, मतलब उसको एक क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए उसमें प्रेजेंट रहता है, दैट डीएनए इज कॉल्ड एज प्लास्टिडोम। और एक सेल्फ डीएनए होने की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में एक नेचर है कि जैसे ही सेल का डिवीजन होता है तो वो अपने आप डिवाइड होता है, करेक्ट। मतलब बाकी सेल ऑर्गेनेल्स की तरह उसके न्यूक्लियस के ऑर्डर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इज ए सेल्फ रेप्लिकेबल सेल ऑर्गेनेल बिकॉज ऑफ दैट डीएनए ओनली, और वो डीएनए क्या है, प्लास्टिडोम। एज वेल एज राइबोसोम के मॉलिक्यूल भी यहाँ पे एक यूनिट माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट रहता है, दैट इज 70s यूनिट। जैसे आपको पता होगा सेल ऑर्गेनेल के स्टडी में आपने देखा होगा कि राइबोसोम के दो यूनिट रहते हैं, 70s एंड 80s। तो ये 70s यूनिट माइटोकॉन्ड्रिया में भी प्रेजेंट रहता है। तो इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, राइट।
कौन से पॉइंट्स आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में ध्यान में रखने हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन है। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ऐसे दो मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया की साइज रेगुलेट करता है, while inner membrane ये having various infoldings. These infoldings are called as cristae. Cristae bears F1 particles also called as oxysomes, and actually टर्मिनल ऑक्सीडेशन जिसको हमने कहा और ईटीसी जो कहा, ये रिएक्शन इस F1 पार्टिकल्स के ऊपर होती है। देन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय, और इनर मेम्ब्रेन सराउंड करता है लिक्विड मटेरियल और माइटोकॉन्ड्रियल मैटर जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। और आपको ध्यान में रखना है माइटोकॉन्ड्रिया हैविंग इट्स ओन डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड एज प्लास्टिडोम, जो कि क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए है, as well as one ribosome unit is present in mitochondria. Which unit is this is? So it is 70th unit of राइबोसोम। करेक्ट। इस तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। और ये किसने दिया है ये टर्म माइटोकॉन्ड्रिया? तो बाय द साइंटिस्ट कार्ल बेंडा। ओके, सो दिस इज अबाउट सेल्युलर रेस्पिरेशन। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है आपको तो आप डाउट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।